नमस्कार साथियों, इस लेक्चर में हम द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया का अगला पार्ट करेंगे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। पिछले लेक्चर में हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में जाना कि किस प्रकार हरिपुरा और त्रिपुरी के कांग्रेस के अधिवेशन हुए। हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन हुए कांग्रेस के। उसके बाद किस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी अलग पार्टी का गठन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक। हमने ये भी देखा कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि यही उचित समय है, भारत को कांग्रेस को आंदोलन आरंभ कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में मुख्यतः गांधी जी का ऐसा मानना नहीं था, ये हमने जाना। उसके बाद 1940 में सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, जहां पर उन्होंने जेल में ही अनशन आरंभ कर दिया। तो सुभाष चंद्र बोस के अनशन से परेशान होकर ब्रिटिश सरकार ने उनको उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया 1940 में। और घर में नज़रबंदी के दौरान सुभाष चंद्र बोस घर से चोरी छुपे निकल जाते हैं, आंख बचाते हुए निकल जाते हैं और वे भारत से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इतनी कहानी हमने पिछले लेक्चर में जानी। अब इस लेक्चर में जानते हैं कि किस प्रकार 1941 में सुभाष चंद्र बोस छुपकर जर्मनी पहुंचे, अलग अलग भेष बनाकर। सबसे पहले वे भारत से अपने घर से निकले, जहां पर उनको नज़रबंद किया गया था, और वहां पर घर से निकलने में उनकी मदद की उनके भतीजे शिशिर कुमार ने और उनके भाई शरत चंद्र बोस ने। वहाँ से वे एक भेष बदला, मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष बदल कर वे काबुल पहुँचे, अफगानिस्तान पहुँचे, और वहाँ से ओरलैंडो के भेष में वे मॉस्को रूस पहुँचे, रसिया पहुँचे, और वहाँ से वे जर्मनी पहुँचे। क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो जर्मनी है वह ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध कर रहा है, और हो सकता है कि इस वजह से हिटलर भारत की मदद करे, क्योंकि भारत में भी ब्रिटेन का उपनिवेश था और भारत भी ब्रिटेन से आज़ाद होना चाहता था। और जो जर्मनी है, जर्मनी भी ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। तो उस समय जो जर्मनी के मुखिया थे हिटलर, उनसे सुभाष चंद्र बोस मदद लेने जर्मनी चले गए। उनको ऐसा लगा कि हो सकता है कि हिटलर उनकी मदद करे। ठीक है, तो इतनी कहानी हम कंसाइज करते हैं कि 1941 में बोस छुपकर जर्मनी पहुँचे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कैसे पहुँचे? भारत से ये गए काबुल से गए मॉस्को, और मॉस्को से गए जर्मनी। ये इनका रूट था। ये हमने पहले भी बात की कि भारत से काबुल जाने के दौरान उन्होंने भेष बदला और मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष धारण किया। उसके बाद काबुल से मॉस्को के दौरान इन्होंने ऑरलैंडो का भेष धारण किया। ठीक है, इनकी मदद की, उनका भी हमने नाम पहले जाना कि इनके भतीजे शिशिर कुमार ने इनकी मदद की, इनके भाई शरत चंद्र बोस ने इनकी मदद की, और भगत राम तलवार ने इनको गाइड के रूप में मदद किया। और काबुल में ये उत्तम चंद्र मल्होत्रा के घर ठहरे। इतनी बातें हमने जान ली। उसके बाद ये जर्मनी पहुंच जाते हैं, और जर्मनी जाकर इन्होंने एक संघ का निर्माण किया वहाँ पर, जिसका नाम था आज़ाद हिंद संघ, फ्री इंडिया सेंटर। इसका निर्माण किया, इसका गठन किया बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, और इसकी शाखाएं भी खोली। इसकी शाखाएं इटली के रोम में खोली गई और फ्रांस के पेरिस में खोली गई। जो आज़ाद हिंद संघ है, इसका उद्देश्य था विदेश में रहकर भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। उसके साथ साथ ही
वहाँ पर जर्मनी में रहते हुए ही इन्होंने एक फ्री इंडियन लीजन की, ये एक सेना थी, उसका गठन किया। और इस सेना में जो उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र से जो ब्रिटिश सेना में जो भारतीय लोग थे उनको जो है इसमें शामिल किया गया फ्री इंडियन लीजन में। यानी कि जो उत्तरी अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश सेना में जो भारतीय लोग, भारतीय जो सैनिक काम कर रहे थे, तो वो सैनिक जब जर्मनी के युद्धबंदी बन गए तो उनको जो है सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से बात कर कर एक सेना बनाई भारत के लिए। तो इसका नाम था फ्री इंडियन लीजन। इसमें इन सैनिकों को शामिल किया गया और इनकी संख्या लगभग 4500 के करीब थी। उसके अलावा इन्होंने जो है इन्होंने एक नारा भी दिया कि जब फ्री इंडियन लीजन के सैनिक आपस में मिलेंगे तो ये गुड मॉर्निंग वगैरह नहीं कहेंगे, बल्कि इसकी जगह ये अभिवादन के तौर पर जय हिंद बोलेंगे। और बाद में ये नारा एक युद्ध घोष बन गया। इस नारे का जो है काफ़ी प्रचलन हुआ, जय हिंद। उसके अलावा इन्होंने एक झंडा भी तैयार किया। इसमें ये तिरंगा झंडा था, बस इसमें ये फ़र्क था कि भारत में जो तिरंगा झंडा था उसके बीच में चरखा होता था, जबकि जो बर्लिन में जो तिरंगा झंडा बनाया गया उसमें जो है बीच में शेर था। उसके अलावा इन्होंने एक राष्ट्रगान भी तय किया जिसका नाम था जन गण मन। और इन्होंने हिटलर से मुलाकात की, तो फिर हिटलर ने इनको जो है नेताजी की उपाधि भी दी। तो इतनी सारी बातें हम एक बार नोट कर लेते हैं। इन्होंने आज़ाद हिंद संघ की स्थापना की, आज़ाद हिंद संघ की स्थापना की, फ्री इंडिया सेंटर, फ्री इंडिया सेंटर। और ये कहाँ पे किया? इसका गठन किया बर्लिन में, बर्लिन जर्मनी में। और इसकी शाखाएं भी खोली गई, इसकी शाखाएं भी खोली गई। शाखाएं कहाँ खोली गई? इसकी शाखाएं खोली गई एक तो इटली के रोम में, इटली के रोम में, और एक फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, तो एक रोम में खोली गई जो कि इटली में था, और एक पेरिस में खोली गई जो फ्रांस में था। ठीक है, इतनी बातें हो गई हमारी। उसके बाद इन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो का भी गठन किया। आज़ाद हिंद रेडियो का आरंभ किया। आज़ाद हिंद रेडियो ये भी बर्लिन में ही आरंभ किया गया, बर्लिन में। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने एक सेना का गठन किया जिसका नाम था फ्री इंडियन लीजन, फ्री इंडियन लीजन। ये एक सेना थी, ये एक सेना थी। लीजन का अर्थ है कि जो रिटायर्ड सैनिक होते थे, जो वॉलंटियर सैनिक थे, उनको लीजन कहा जाता था, और ये सेना थी। इस सेना में वे सैनिक शामिल थे, वे ब्रिटिश इंडिया के सैनिक शामिल थे जो उत्तरी अफ्रीका में जो है उस समय तैनात थे। और ये जर्मनी के युद्धबंदी थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से बात करके जो है इन सैनिकों को जो है फ्री इंडियन लीजन में जो है शामिल कर लिया और एक सेना का निर्माण किया। तो सैनिक कौन थे? ये उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में गिरफ्तार भारतीय सैनिक थे। ठीक है, ये हमने पहले बात कर ली कि ये वे सैनिक थे जिनको उत्तरी अफ्रीका से
जर्मनी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और ये भारतीय सैनिक थे और इनको सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से बात करके इनको अपनी सेना में शामिल कर लिया, जिसका नाम था फ्री इंडियन लीजन। इतनी बातें हमारी हो गई, ठीक है। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया, इसको नारा कहें या फिर इसको कहें कि जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अभिवादन के तौर पर, ग्रेटिट्यूड के तौर पर जो है हम अब आपस में जो है अभिवादन के लिए हम आपस में अब जो है जय हिंद का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, आपस में जब भी हम मिलेंगे तो हम कहेंगे जय हिंद। और बाद में जो ये जय हिंद है ये एक युद्ध घोष बन गया। ये नारा काफी प्रचलित हुआ और अभी वर्तमान समय में भी बहुत प्रचलित है। उसके अलावा एक झंडे का निर्माण किया गया, जो कि भारत में उस समय प्रचलित तिरंगा झंडा ही था, लेकिन भारत में तो उस समय जो है बीच में क्या होता था कि चरखा होता था, लेकिन जो जर्मनी में फहराया गया झंडा है उसमें जो है बीच में शेर होता था। तो तिरंगा झंडा जिसमें चरखे की जगह शेर था, ठीक है। एक राष्ट्रगान भी जो है अपनाया गया, जन गण मन। जब नेताजी ने हिटलर से मुलाकात की, सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की, तो हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी। तो हिटलर से मुलाकात के दौरान बोस को नेताजी की उपाधि दी गई। जब सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की तो हिटलर ने बोस को समझाया कि जो जर्मनी है वह भारत से काफ़ी दूर है, तो आप जो है जर्मनी की सहायता लेने की जगह आप अगर जापान की सहायता लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम इतनी इफ़ेक्टिव रूप से जो है सहायता नहीं दे पाएंगे। और इसके साथ क्या होता है कि जर्मनी रूस पर हमला कर देता है, तो जिससे जो बोस की जो उम्मीदें हैं वह एकदम जो है ख़त्म हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ से जर्मनी से पनडुब्बी में बैठकर जर्मनी की सहायता से और जापान की सहायता से पनडुब्बी में बैठकर जो है पहले मेडागास्कर जाते हैं और उसके बाद मेडागास्कर से जो है जापानी नौसेना की सहायता से वे जापान चले जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो है आगे देखते हैं क्या होता है कि वहाँ पर अब देखते हैं कि जो आज़ाद हिंद फौज है उसका गठन कैसे होता है, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कैसे होता है और जो है सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व कैसे मिलता है उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है नेताजी की कहानी को थोड़ा सा यहाँ पर विराम देते हैं। अब देखते हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में। इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में तीन लोगों का प्रमुख योगदान था। एक तो थे कैप्टन मोहन सिंह, एक हैं रास बिहारी बोस और एक सुभाष चंद्र बोस। इन तीनों का बहुत योगदान है। सुभाष चंद्र
बोस। ओके, तो इन तीनों का इंडियन नेशनल आर्मी में अहम योगदान है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कैसे घटनाएं मोड़ लेती है कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान का दक्षिण पूर्व एशिया में काफ़ी दबदबा था और जापान के जो सेना है वह उस समय दक्षिण पूर्वी एशिया में जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे उनको हराते हुए आगे बढ़ती जा रही थी और ब्रिटिश सेना में जो भारतीय थे उनको युद्धबंदी बनाते जा रही थी। तो इस प्रकार जो है जापान का जो है काफ़ी उनकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी थी और वे लगातार ब्रिटिश जो टेरिटरी थी उसको हराकर आगे बढ़ती जा रही थी और वहाँ पर तैनात जो ब्रिटिश सैनिक थे उनमें से उनको युद्धबंदी बनाती जा रही थी। तो क्या होता है कि इन युद्धबंदियों में एक थे कैप्टन मोहन सिंह। इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना जो ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक है उनको मिलाकर एक जो है भारत की सेना बनाई जाए। ठीक है, और ये विचार कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में चल रहा था और यही विचार जो है जापान के जो है जापानी सेना में भी चल रहा था, जापानियों के दिमाग में भी चल रहा था कि क्यों ना हम जो है ये जो भारतीय सैनिक है इनको मिलाकर जो है एक सेना का गठन किया जाए और फिर एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि ये जो भारतीय सेना है यही जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है, ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ है, इसलिए हमारा जो है भारत पर आक्रमण करना आसान हो जाएगा। ठीक है इसी योजना के तहत जो है जापान के प्रमुख कैप्टन मोहन सिंह से मिलते हैं और फिर जो है इस योजना पर काम किया जाता है। तो इसके साथ क्या होता है कि कैप्टन मोहन सिंह और हजारों सैनिक मिलकर जो है एक सेना का गठन करते हैं। ठीक है, और इधर एक इसको देख लेते हैं। पहले कैप्टन मोहन सिंह की बात हो गई तो हम देखते हैं कि इसमें कैप्टन मोहन सिंह एवं हजारों सैनिक जो युद्धबंदी थे, जो जापान के युद्धबंदी थे, हजारों सैनिक जो भारतीय युद्धबंदी थे जो कि मोहन सिंह के साथ थे और इनको जो है जापान ने सिंगापुर और मलाया से गिरफ्तार किया था। ठीक है, ये हो गया पहला केस। उसके बाद क्या है कि एक अब रोल आता है रास बिहारी बोस का। तो हमको पता है कि रास बिहारी बोस भारत से भागकर जो है जापान आ गए थे और जापान में ही फिर ये जो है सेटल हो गए थे और यहीं पर एक संगठन का निर्माण किया था इन्होंने। रास बिहारी बोस ने जो है यहीं पर एक संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसका निर्माण किया था और इस संगठन में शामिल थे ज्ञानी प्रीतम सिंह। ठीक है, तो ये एक जो है सेना थी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये भी एक सेना थी। ठीक है, ज्ञानी प्रीतम सिंह इसमें शामिल थे, ये प्रमुख जो है सदस्य थे। तो इनका भी जो है अभी इनका भी नाम आएगा। और इसमें एक तीसरे केस थे जापान की ओर से, एक थे मेजर फ्यूजीवारा। ठीक है, तो क्या होता है कि इन तीनों स्टेक होल्डर्स ने मिलकर कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, ज्ञानी प्रीतम सिंह जो कि रास बिहारी बोस की तरफ से जो है अगुवाई कर रहे थे, रास बिहारी बोस जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक थे, इनकी तरफ से जो है
ये इनके प्रतिनिधि थे, और जापान की तरफ से थे मेजर फ्यूजीवारा। इन तीनों ने मिलकर एक सेना का गठन किया जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इसका गठन किया इन तीनों ने मिलकर। फिर बाद में क्या होता है, इन तीनों ने मिलकर इसका गठन किया। फिर बाद में क्या होता है कि जापानियों के मध्य और कैप्टन मोहन सिंह के मध्य जो है विवाद हो जाता है किसी बात पर, और जो आईएनए का विघटन कर दिया जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी का विघटन कर दिया जाता है, विघटन कर दिया गया, और कैप्टन मोहन सिंह को जेल में डाल दिया गया। कैप्टन मोहन सिंह जेल में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो रास बिहारी बोस है, इन्होंने फिर से इंडियन नेशनल आर्मी का, आईएनए का जो है गठन किया, पुनः गठन किया। पहले एक बार तो ये विघटित हो गई जब यहाँ पर इसका निर्माण किया गया, आईएनए का निर्माण हुआ, ठीक है, इन तीनों के द्वारा। लेकिन उसके बाद ये विघटित हो गई। उसके बाद पुनः रास बिहारी बोस के द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया जाता है। रास बिहारी बोस ने इसका पुनर्गठन किया। अब इसके आगे की कहानी हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। एक बार इसको जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार कि हमने देखा कि कैप्टन मोहन सिंह और हजारों सैनिक जो कि युद्धबंदी थे, ठीक है, भारतीय युद्धबंदी थे जो जापान के कब्जे में थे, ठीक है, इनको मिला लिया गया, ठीक है। इसके साथ साथ ही एक रास बिहारी बोस थे, इनका एक संगठन था, उसको मिला लिया गया, और तीसरे स्टेक होल्डर थे जापान के मेजर फ्यूजीवारा। ये तीनों मिलकर जो है एक सेना का गठन करते हैं जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। फिर क्या होता है कि जो कैप्टन मोहन सिंह है और जापानी है, उनके मध्य कुछ विवाद हो जाता है। उसकी वजह से इंडियन नेशनल आर्मी का विघटन कर दिया जाता है, ठीक है, और कैप्टन मोहन सिंह को जेल में डाल दिया जाता है। जब एक बार इंडियन नेशनल आर्मी का विघटन हो गया तो उसके बाद इसका जो है पुनर्गठन करते हैं कौन? रास बिहारी बोस इसका पुनर्गठन करते हैं, ठीक है। ये बात हम समझ गए होंगे। अब इसके बाद इसके आगे की कहानी हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आगे वाले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।